हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रतापी सम्राट। आज पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 ईस्वी भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्षों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। इन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई शैली विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई की कोख से शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवनेरी का दुर्ग पुणे से उत्तर की ओर जुन्नर नगर के पास था। उनका बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। वे सभी कलाओं में माहिर थे। उन्होंने बचपन में राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम एकोजी राजे था। उनकी माता जीजाबाई यादव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशील महिला थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। शासक वर्ग की करतूतों पर वे झल्लाते थे और बेचैन हो जाते थे। उनके बाल हृदय में ही स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। अवस्था बढ़ने के साथ विदेशी शासन की भेड़ियां तोड़ फेंकने का उनका संकल्प प्रबलतर होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निवालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उस समय की मांग के अनुसार तथा सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए शिवाजी महाराज को 8 विवाह करने पड़े। सईबाई निंबालकर बच्चे संभाजी, सुखबाई, राणूबाई, अंबिकाबाई। सोयराबाई मोहिते बच्चे दीपबाई, राजाराम। पुतलाबाई पालकर, गुणवंताबाई इंगले, सगुणाबाई शिर्के, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे, सकवारबाई गायकवाड़, कमलाबाई। 1656 से 1680 के बीच इन्होंने इतने सारे विवाह किए। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले वे मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिमी घाट से जुड़ा है और कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज ने इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावला नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग। रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जिस पर शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अधिकार किया था। इसके बाद तोरणा का दुर्ग, जो
पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूध बेचकर सूचना भिजवाई कि वे पहले किलेदार की तुलना में अधिक धन देने को तैयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह पर आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग से मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वह क्षुब्ध हुआ। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोंडना के दुर्ग पर भी अधिकार किया। परेशान होकर सबसे योग्य मिर्जा राजा जयसिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलों पर अधिकार किया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी को इस संधि की शर्तों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी महाराज के मामला वीर तानाजी मालुसरे ने कोंढाणा दुर्ग पर कब्जा किया, पर उस युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी याद में कोंडना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। शाहजी राजे को पुणे और सुपा की जागीरदारी दी गई थी और सुपा का दुर्ग उनके संबंधी बाजी मोहिते के हाथ में थी। शिवाजी महाराज ने रात के समय सुपा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया। उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया। इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकारी के लिए उसके तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। दो भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। सन 1647 ईस्वी तक वे चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बन चुके थे। अपनी बड़ी सैनिक शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वारोही सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने आबाजी सौंदेर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। आबाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा ताला, मोसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। कल्याण और गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया और यहाँ के प्रमुखों को विदेशियों के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की गतिविधियों से पहले से ही आक्रोश में था, अतः उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो कि गोलकुंडा का शासक था और आदिल शाह का शत्रु। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के अनुसार शिवाजी राजा ने बीजापुर के क्षेत्र पर आक्रमण तो नहीं किया, पर उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा अवश्य की। इस क्रम में जावली का राज्य बाधा का काम कर रहा था। यह राज्य सतारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में बामा और कृष्णा नदी के बीच में स्थिर था। यहाँ के राजा चंद्रराव मोरे थे, जिसने ये जागीर शिवाजी से प्राप्त की थी। शिवाजी ने मोरे शासक चंद्रराव को स्वराज में शामिल होने को कहा, पर चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया। सन 1656 में शिवाजी ने अपनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्रराव मोरे और उसके दोनों पुत्रों ने शिवाजी के साथ लड़ाई की, पर अंत में वे बंदी बना लिए गए, पर चंद्रराव भाग गया। स्थानीय लोगों ने शिवाजी के इस कृत्य का विरोध किया, पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। इससे शिवाजी को उस दुर्ग में संग्रहित 8 वंशों की संपत्ति मिल गई। इसके अतिरिक्त कई मालव सैनिक मुरार बाजी देश पांडे भी शिवाजी की सेना में सम्मिलित हो गए। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया।
उनकी सेना ने जुन्नर नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गोंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से रुष्ट हो गए और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गए। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर की डावाडोल राजनीतिक स्थिति को देखते हुए शिवाजी ने समरजी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, पर जंजीरा ने सिद्दियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिणी कोंकण पर अधिकार करके दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर एकत्र किया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां उन्होंने नौसैनिक अड्डा का निर्माण किया। इस समय तक शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। इधर औरंगजेब के आगरा उत्तर की ओर लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था, पर शाहजी ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्ला भटारी अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल खां ने 1,20,000 सैनिक के साथ 1659 में कूच किया। तुजलापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर बाई सिरवल के नजदीक तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके द्वारा यह संदेश भिजवाया कि यदि शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार उस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को यह वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तु स्थिति का अनुमान लगाने के लिए अफजल खां के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खां शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है, अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खां को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खां को संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले, अफजल खां ने अपने कटार से शिवाजी पर वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खां को अपने वस्त्रों में छिपे बगनखे से मार दिया। अफजल खां की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और बसंतगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही साथ उन्होंने रुस्तम खां के आक्रमण को भी विफल किया। इससे राजापुर तथा दाबुल पर भी कब्जा हो गया। अब बाजीपुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुरी सेना ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर वे भागने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पन्हाला व पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया। राजापुर को लूट लिया और श्रृंगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक में सिद्दी जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि के अनुसार शिवाजी के पिता शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया। सन 1662 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। इसी संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से होकर दक्षिण में पोंडा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दाबुल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी की सेना में इस समय तक 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार हो गए थे। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ समाप्त होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की ओर गया। वह शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 की फौज लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूटमार किया। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता खां तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में सफल रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। इस आक्रमण के दौरान शाइस्ता खां के पुत्र अब्दुल फतेह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों को मार दिया गया। यहाँ पर मराठों ने अंधेरे में स्त्री पुरुष के बीच भेद न कर पाने के कारण
खान के जनाना खाने की बहुत सी औरतों को भी मार डाला था। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शहजादा मुअज्जम शाइस्ता की जगह लेने भेजा गया। इस जीत से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 6 वर्षों तक शाइस्ता खान ने अपनी 1,50,000 की सेना लेकर राजा शिवाजी का पूरा क्षेत्र जलाकर तबाह कर दिया था। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4,000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा। आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा और फिर वे लौट गए। इस घटना का वर्णन डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में किया है। उस समय तक यूरोपीय व्यापारी भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बस गए थे। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने तक किसी भी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की नहीं सोची थी। सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शहजादा मुअज्जम तथा उप सेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जयसिंह की नियुक्ति की गई। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान यूरोपीय शक्तियों तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी। हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को 23 दुर्ग मुगलों को देने थे और इस प्रकार उनके पास केवल 12 दुर्ग बचे। इन 23 दुर्गों से होने वाली आय 4 लाख हुण वार्षिक थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी को मिले, पर उन्हें इसके बदले में 13 किश्तों में 40 लाख हुण अदा करने थे। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 5 लाख हुण का राजस्व भी देना था। इस संधि के अनुसार शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने से मुक्त रखे गए, पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित रहना था। बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी मुगलों का साथ देंगे, यह भी शर्त थी। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी को नजरबंद कर दिया और उन पर 5,000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद 8 अगस्त 1666 को राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों वहां से भागने में सफल रहे। संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ शिवाजी महाराज बनारस गए और वहां से पूरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। 2 सितंबर 1666 इससे मराठों को नवजीवन सा मिल गया। औरंगजेब ने जयसिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाले। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया, पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते समय उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी शिवाजी का राज्याभिषेक करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। जब यह बात शिवाजी तक पहुंची कि मुगल सरदार ऐसी धमकी दे रहे हैं, तब शिवाजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अब वे उस राज्य के ब्राह्मण से ही अभिषेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी ने काशी के 3 दूतों को भेजा, क्योंकि काशी मुगल साम्राज्य के अधीन था। जब दूतों ने संदेश दिया तो काशी के ब्राह्मण काफी प्रसन्न हुए, किंतु मुगल सैनिकों को यह बात पता चल गई। तब उन ब्राह्मणों को पकड़ लिया गया, परंतु युक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों ने मुगल सैनिकों के समक्ष उन दूतों से कहा कि शिवाजी कौन है, हम नहीं जानते हैं, वे किस वंश से हैं। दूतों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। तब मुगल सैनिकों के सरदार के समक्ष उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमें कहीं अन्यत्र जाना है, शिवाजी किस वंश से हैं आपने नहीं बताया, अतः ऐसे में हम उनका राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं। हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, काशी का कोई अन्य ब्राह्मण भी राज्याभिषेक नहीं करेगा जब तक राजा का पूर्ण परिचय ना हो, अतः आप वापस जा सकते हैं। मुगल सरदार ने खुश होकर ब्राह्मणों को छोड़ दिया और दूतों को पकड़कर औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने का प्रयास किया, लेकिन वे भी चुपके से निकल भागे।
वापस लौटकर उन्होंने यह बात बालाजी तथा शिवाजी को बताई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से 2 दिन बाद वही ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रायगढ़ पहुंचे और शिवाजी का राज्याभिषेक किया। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों को धमकी दी और कहा कि वे शिवाजी को राजा मानने से मना कर दे ताकि प्रजा भी इसे ना माने, लेकिन उनकी नहीं चली। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनापतियों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वे असफल रहे। सन 1677 से 78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेलारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। शिवाजी को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उनको अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा कुछ विशेष नहीं मिली थी, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति से सुपरिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेना कई बार उचित समझा था। अपने समकालीन मुगलों की तरह वे भी निरंकुश शासक थे, अर्थात शासन की समूची बागडोर राजा के हाथ में ही था, पर उनके प्रशासकीय कार्यों में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख पद था। अमात्य वित्त और राजस्व के कार्यों को देखता था, तो मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। सचिव दफ्तरी का काम करते थे, जिसमें शाही मोहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना शामिल होते थे। सुमंत विदेश मंत्री था। सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश न्यायिक मामलों का प्रधान था। मराठा साम्राज्य 3 या 4 विभागों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था, जिसे प्रांतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास भी एक अष्टप्रधान समिति होती थी। कुछ प्रांत केवल करदाता थे और प्रशासन के मामले में स्वतंत्र। न्याय व्यवस्था प्राचीन पद्धति पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था। गांव के पटेल फौजदारी मुकदमों की जांच करते थे। राज्य के आय का साधन भूमि से प्राप्त होने वाला कर था, पर चौथ और सरदेशमुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। चौथ पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूला जाने वाला कर था। शिवाजी अपने को मराठों का सरदेशमुख कहते थे और इसी हैसियत से सरदेशमुखी कर वसूला जाता था। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपने एक मंत्री को शासकीय उपयोग में आने वाली फारसी शब्दों के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द निर्मित करने का कार्य सौंपा। रामचंद्र अमात्य ने धुंधीराज नामक विद्वान की सहायता से राज्य व्यवहार कोश नामक ग्रंथ निर्मित किया। इस कोश में 1380 फारसी के प्रशासनिक शब्दों के तुल्य संस्कृत शब्द थे। इसमें शिवाजी की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अष्टकोणीय मोहर थी, जिसका उपयोग वे अपने पत्रों एवं सैन्य सामग्री पर करते थे। उनके हजारों पत्र प्राप्त हैं, जिन पर राजमुद्रा लगी हुई है। माना जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले ने यह राजमुद्रा उन्हें तब प्रदान की थी, जब शाहजी ने जीजाबाई और तरुण शिवाजी को पुणे की जागीर संभालने के लिए भेजा था। जिस सबसे पुराने पत्र पर यह राजमुद्रा लगी है, वह सन 1639 का है। मुद्रा पर लिखा वाक्य निम्नलिखित है: प्रति पंचद्र लेखे वर्धिश विश्ववंदिता शाह शुनो विश्वस्य मुद्रा भद्राय राजते। अर्थात जिस प्रकार बाल चंद्रमा प्रतिपद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिव की यह मुद्रा भी बढ़ती जाएगी। शिवाजी एक धर्मपरायण हिंदू शासक थे तथा वे धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान किया। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे। पारंपरिक हिंदू मूल्यों तथा शिक्षा पर बल दिया जाता था।
अपने अभियानों का आरंभ वे प्रायः दशहरा के अवसर पर करते थे। शिवाजी महाराज को अपने पिता से स्वराज की शिक्षा ही मिली। जब बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी राजे को बंदी बना लिया तो एक आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने बीजापुर के शाह से संधि कर शाहजी राजे को छुड़वा लिया। इससे उनके चरित्र में एक उदार अवयव दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद उन्होंने पिता की हत्या नहीं करवाई जैसा कि अन्य सम्राट किया करते थे। शाहजी राजे के मरने के बाद ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। हालांकि वे उस समय तक अपने पिता से स्वतंत्र होकर एक बड़े साम्राज्य के अधिपति हो गए थे। उनके नेतृत्व को सब लोग स्वीकार करते थे। यही कारण है कि उनके शासनकाल में कोई आंतरिक विद्रोह जैसी प्रमुख घटना नहीं हुई। वह एक अच्छे सेना नायक के साथ ही एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई अवसरों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने के स्थान पर कूटनीति से काम लिया था। यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को भी मात देने में उनका साथ देती रही। शिवाजी महाराज की गनिमी कावा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता है, आदर सहित याद किया जाता है। शिवाजी महाराज के गौरव में ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। शिवरायांचे 8वावे स्वरूप, शिवरायांचा 8वावा सापेक्ष, शिवरायांचा 8वावा प्रताप भूमंडली। Call me a